स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश देख रहे हैं। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की सियासत के महत्वपूर्ण किरदार मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, साथ ही छत्तीसगढ़ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके, वर्तमान में बिल्हा से विधायक हैं, धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौशिक जी, छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनाव होने हैं 2023 में, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण उपचुनाव इस वक्त सामने है। इस बार क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को लेकर के बैठ के वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत और संगठन के द्वारा तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। अब तो नामांकन का शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में काफ़ी गंभीरता के साथ पार्टी आगे आएगी और आकर के इस चुनाव को लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी, पूरे ताकत के साथ में इस चुनाव को लड़ेंगे। आदिवासी आरक्षण एक प्रमुख चुनावी मुद्दा जो है वो बनता नजर आ रहा है, जिसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही हैं कि सामने वाली पार्टी के ऊपर, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार ने सही तरीके से स्टैंड नहीं रखा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने सही तरीके से हाईकोर्ट में स्टैंड नहीं रखा, और कांग्रेस का आरोप है कि कटौती की वजह भाजपा सरकार की लापरवाह रही है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और ये जो आरक्षण का विषय है इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है? 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, पूरे अपने कार्यकाल तक के वो आरक्षण रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में आने के बाद में कहीं ना कहीं ये सरकार जिस प्रकार से बात को रखनी चाहिए रखने में सफल नहीं रही है, और उसका जो परिणाम है आपके सामने में। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस वक्त ये मसला सामने आया था और उसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में, और कुल मिलाकर उसके बाद जो कुछ काम होने थे उस पर सही से काम हो नहीं पाया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की सरकार की जो उस नाकामियां थी उसकी वजह से आरक्षण नहीं मिल पाया। अब ये आदिवासी वर्ग जो है ये दोनों ही पार्टियों की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाह से इस वक्त देख रहा है कि क्या होगा, इसको किस तरह से लिया जाए? अब भाजपा को दोष देना उनके लिए उनकी नाकामियां हैं। 4 साल की सरकार हो गई, अब ये आए हुए रिपोर्ट आपके सामने में है। इसके लिए अभी तक कांग्रेस ने क्या प्रयास किया है कि उनको आरक्षण मिले? हकदार है 32% के हमारे आदिवासी समाज, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है इसके लिए? और मैं ये कह सकता हूं, फिर बोल रहा हूं कि जिन्होंने याचिका लगाया उसको पुरस्कार देने का काम करके क्या बताना चाह रही कांग्रेस? मतलब यह है कि उसकी खुद की मिलीभगत है। याचिका उन लोगों के द्वारा लगाई गई, कोर्ट का निर्णय आया, उनको सम्मानित किया गया, और भाजपा के ऊपर दोष लगाना, ठीक है, मतलब ये तो आपने ही खुद लगवा करके आपने जो किया है। 12% आरक्षण कम हुआ है, तो मैं फिर बोल रहा हूं, यदि कोई दोषी है तो एकमात्र दोषी है कांग्रेस, उसके लिए कांग्रेस की सरकार दोषी है। और भाजपा को जो लगा रही है, आज जिस बात को समिति बनाई है, इनके सरकार आने के बाद में समिति क्यों नहीं बनाई है? क्यों नहीं भेजे अधिकारियों को उन प्रदेशों में? कोर्ट के निर्णय होने के पहले समय लेकर के क्यों नहीं कहा कि हम उसमें और दलील देना चाहते हैं जी? बाहर से वकील खड़ा क्यों नहीं किया ये? हाँ। और असफलता होने के बाद में दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ना इनकी आदत रही है, वही आदत है, जनता इनको माफ नहीं करेगी जी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं, भाजपा कई बदलाव से इस वक्त गुजर रही है। क्या सिर्फ इस बदलाव से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, या ये जो बदलाव हुए हैं इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? न किसी को किनारे करने का है, न कोई चेहरा देने को है। परिस्थितियां बदलती है, बदलाव करते हैं, और संगठन में अभी बदलाव कुछ और होने हैं, और ये सारी तैयारी हमारी है 2023 के विधानसभा के चुनाव। इस चुनाव में सभी कार्यकर्ता, चाहे नए हो पुराने हो, एक साथ लगेंगे। 15 साल में विकास के कार्य हम लोगों ने जो किया आज भी जनता के सामने में है। लोगों के मन में एक आया था कि अब 15 साल सरकार रही है, बदलाव करके लोगों ने देखा, और देखने के बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सारा विकास का कार्य अवरुद्ध हो गया है। प्रदेश की जो हालात है किसी से छुपा हुआ नहीं है। कर्जे में लगातार ये सरकार डूब रही है, और उसके साथ में छत्तीसगढ़ कर्जे के बोझ से डूब जाएगी। छत्तीसगढ़ को यदि बचाना है तो कांग्रेस को यहां से भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अमूमन नेता प्रतिपक्ष 5 साल के लिए तय होता है।
बीच में ही आपको हटाकर नई नियुक्ति करनी पड़ी। इसको किस तरह से बताएंगे, क्योंकि जनता के बीच में आपको भी जाना है, पार्टी को भी जाना है, और क्षेत्र के हिसाब से देखें उसी क्षेत्र से आते हैं नारायण चंदेल जी और कमोबेश उसी वर्ग से आते हैं, तो कमोबेश ये जो बदलाव हुआ बीच में इसको किस तरह से लें, क्योंकि लगातार यहां पर आ रहे हैं हमारे पास सत्ता पक्ष के नेता भी आते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीच टेन्योर में ही जो है नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया गया। मुझे जितने दिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का अवसर दिया गया जी, मैंने कोई कोताही नहीं बरते, और बल्कि मैं समझता हूं कि हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर, हाँ, सरकार के खिलाफ में जो आवाज उठानी चाहिए पूरे ताकत के साथ में उठाई है। सरकार को कई मामलों में हमने कटघरे में खड़ा किया है, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे, और ये हमने साबित किया कि ये सरकार झूठ बोलने में महारत हासिल की है, भ्रष्टाचार में सरकार लगी हुई है। इस बात को हमने कई मामलों में साबित करके दिखाया। जहां तक बदलने की बात है तो आप देखे हैं कि कई मुख्यमंत्रियों को बदले हैं चुनाव के पहले, कई नेताओं को बदले हैं। तो जो पार्टी तय करते हैं हम लोग मानते हैं, हमारे यहाँ तो कोई एक निर्णय करते नहीं है, और जो निर्णय हुआ है आज भी उसमें उस निर्णय पे हम लोग स्वीकार किए हैं, और इसका ये मतलब नहीं है काम नहीं करेंगे, हम पूरे ताकत के साथ लगे हुए हैं, और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में पूरे ताकत के साथ हम काम करेंगे, और ये निकम्मी सरकार को हम सरकार से बाहर करेंगे जिससे हम छत्तीसगढ़ को बचा सके। कांग्रेस का ये लगातार आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है, चाहे वो किसानों के संदर्भ में बात हो, चाहे शिक्षा कर्मियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, एक एक करके हर मुद्दे पर सरकार फैसले लगातार लेती जा रही है, और जो मुद्दे बीजेपी उठाती रही है वो तमाम जो मुद्दे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, और ये भी कांग्रेस कहती है कि हमने जो वादे किए थे उसमें से ज्यादातर वादे हमने पूरे कर दिए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जो 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था, 2022 तक उनकी नियुक्तियां ये सरकार नहीं कर पाई, कुल मिलाकर के 15,000 लोगों की। कोविड काल में कई लोग चयन होने के बाद में वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके जो आश्रित है, उनके जो पत्नी है, उनके जो विधवा है, उनको जो नियुक्ति पत्र जारी होनी चाहिए ये सरकार नहीं कर पा रही है। और वो प्रलाप आपने देखा है कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार से वो महिला का जो संदेश मैं समझता हूं पर्याप्त है इस सरकार के लिए। 2 साल के बोनस हम जो नहीं दिए थे देने के बाद कही गई 2 साल का बोनस मिल गया क्या? फूड पार्क की बात आई थी, फूड पार्क बन गया क्या यहाँ पर? जो यहाँ रोजगार की बात आई थी, आपको मालूम है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि 20,000 लोगों को मैंने नौकरी दिया है, और होर्डिंग में लगा था कि 4,65,000 लोगों को मैंने नौकरी दिया है। और मुद्दा बताना पड़ेगा मुझे क्या? इतने सारे मुद्दे हैं, इनके नरवा गरवा घुरवा सब फेल हो गए। नीति आयोग की जब बैठक होती है तो नीति आयोग की बैठक में गोधन न्याय योजना की तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं कि बहुत ही अच्छी योजना है, इसको बाकी राज्यों में भी इस तरह से लागू करने के बारे में हो सकता है। यूपी सरकार भी इसमें विचार कर रही है, मध्य प्रदेश में भी विचार हो रहा है, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस पर क्या कहेंगे सर? मुख्यमंत्री जी क्रियान्वयन के बारे में नहीं बताते, योजना के बारे में बताते हैं। हमने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हर सत्र में यह कहा है कि आपके मॉडल गौठान है, हम देखने के लिए जाना चाहते हैं। आप कोई बाहर के सांसद आ गए उनको दिखा रहे हो, प्रधानमंत्री जी को बता रहे हो, जिस छत्तीसगढ़ के विधानसभा के हम सदस्य हमको क्यों नहीं दिखा पा रहे हो आप? हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार दिखाने में आज तक असफल साबित हुई है, और इसका कारण है कि इसका पोल खुल गई है। आपको मालूम है इन्होंने बिजली बनाया गौठान में, आप गए क्या किसी गौठान में इनके बिजली देखने के लिए? चाहे दुर्ग हो चाहे साजा हो, हम देखने के लिए जाने के लिए तैयार है इनके बिजली को। ना रविंद्र चौबे जी दिखा पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी दिखा पा रहे हैं पाटन में। तो क्या बोलते हैं, दूर के ढोल जो सुहावने होते हैं जी, ये वही सुहावने की बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आप जिक्र कर रहे हैं, योजना फेल हो गई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री में जाकर के आप थोड़ा सा गौठान के बारे में चर्चा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो सरकार चला रहे हैं, चर्चा कर लेंगे। छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ियावाद की वो बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया सेंटिमेंट्स के से जुड़ी बात करते हैं, तीज त्योहार पर छुट्टी दी गई है, अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, एक अलग छवि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बनती नजर आ रही है। क्या इसे आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि इन सब के बीच
भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी ये कहते हैं कि हम तो भारतीयतावाद की बात करने वाले लोग हैं। इसको किस तरह से लिया जाए? क्या ये छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयतावाद और जो एक चुनौती रमन से भूपेश बघेल की छवि है उसको किस तरह से देखते हैं? गरुआ गुरुआ बारी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं आपको 20 गांव 50 गांव में ले जा सकता हूं। जनता के बीच में आप लगाइए और लगा करके लोगों से पूछिए, जनता आपको बता देगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी। ना वो चुनौती हमारे लिए है, बल्कि अब चुनौती इनके लिए है कि उसको अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे। कौशिक जी, इस बात को अस्वीकार कर दिया, निरस्त कर दिया। 71 और 14 के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी होगी। आप तमाम मुद्दों को गिना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या टारगेट लेकर चल रही है और आप अपनी भूमिका इस पूरे रोड मैप में, इस टारगेट में, इस मिशन में क्या देख रहे हैं? अभी जो सरकार के द्वारा जो सर्वे कराई गई है और सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, माइनस आया है। पूनिया जी का पसीना निकल रहा है, वो पसीना निकलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार उसका पसीना काम नहीं आएगा, क्योंकि पिछले समय 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो काम आ गया, लेकिन इस बार पूनिया जी के भी पसीने काम नहीं आएंगे। ये सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, अनाचार की घटनाएं हो, आज सुरक्षित नहीं है। अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, युवा कुंठित हो रहे हैं, किसान अवसाद में जा रहे हैं। 550 से ऊपर किसान आखिर आत्महत्या क्यों किए? जब इतने खुशहाल है किसान, तो आत्महत्या करने की आवश्यकता क्या है? चाकूबाजी की घटनाएं क्यों हो रही है जी? आखिर प्रदेश किस दिशा में जा रही है? डबल इंजन की सरकार चाहिए छत्तीसगढ़ को। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। जिस प्रकार से आज उनकी लोकप्रियता का मापदंड पूरे वैश्विक स्तर पर आपने देखा, उनके निर्णयों के स्वीकार्यता और इसके साथ में जिस प्रकार से योजना बना करके काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है मैचिंग ग्रांट देने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से कौशिक जी, आपके फाइनल स्टेटमेंट से क्या ये मतलब निकाल सकते हैं हम? आपके फाइनल स्टेटमेंट से क्या ये मतलब निकाल सकते हैं? सामने में है, असम आपके सामने में है, उत्तराखंड आपके सामने में है, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, और जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो भी आपके सामने। आपके इस फाइनल स्टेटमेंट से क्या ये मतलब निकाल लें हम कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो सर्व स्वीकार्य नेता है जी, और वो तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनका कद एक अलग है, वो तो हमारे है ही, लेकिन मैंने कहा जो गर्त में छत्तीसगढ़ को ये कांग्रेस की सरकार ले जा रही है, इनके चेहरे कोई काम में आने वाले नहीं हैं। जी, हमारे साथ में इस वक्त छत्तीसगढ़ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक जी सीधे जुड़े हुए थे और उन्होंने ये दावा किया कि जिस तरह से इस वक्त चीजें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है, आने वाले समय में 2023 में बीजेपी की सरकार यहां पर बनने जा रही है। बहरहाल अब देखते हैं कि जनता जो दावा यहां पर कौशिक जी कर रहे हैं उस पर किस तरह से मोहर लगाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे राजनीति के एक और महत्वपूर्ण किरदार के साथ। नमस्कार।